Good morning, everyone, and welcome to the class. Today, we will start a new chapter in history. That is your last chapter, 18th century political formations. What we find that during the first half of 18th century, so many changes were taking place in the Indian subcontinent, and this can be you can see this through the maps which are given in your book, map 1 and map 2. This is map 1, and this map 1 is actually telling you the extent of Mughal empire कहाँ तक उसका एक्सटेंशन था, है ना, कहाँ तक वो फैला हुआ था। लाइक दिस लाइन, जो ये डॉटेड लाइन है, ये लाइन जो है ये आपका शो कर रहा है मुगल एम्पायर के एक्सटेंशन को, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा, मतलब इंडिया के आगे, आज के समय में जो इंडिया है उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, इधर पूरे पूरे के पूरे नेपाल, चाइना के कुछ पार्ट्स जो आज है, सारा मुगल एम्पायर के अंदर था। तो इट वाज सच अ बिग एम्पायर, सच अ ह्यूज एम्पायर, है ना। एंड देन दिस मैप इज ऑफ 1700 एडी का ये मैप है, ठीक है। अब आगे जब हम दूसरा मैप देखते हैं, व्हेन वी सी द नेक्स्ट मैप, व्हाट वी फाइंड दैट दिस मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इट इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग, है ना। जैसे कि यहाँ आप यू कैन सी this shaded line, it denotes the British control over the territories. So ये बंगाल जो है वो पूरा का पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में है, और ये कोरोमंडल कोस्ट ये ब्रिटिश कंट्रोल में है। और जो मुगल्स हैं वो बिल्कुल ही बस दिल्ली और आगरा तक सिमट के रह गए हैं, ठीक है। तो दिस इज द चेंज विच वाज अकरिंग इन द इंडियन पॉलिटिक्स, जबकि ये मिड 18 सेंचुरी की बात है, यानी कि 1750s की बात कर रहे हैं। तो 1700 का ये मैप है जहाँ पर मुगल एम्पायर इतना एक्सटेंडेड है, एंड 1750 की जो मैप है वहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या किस कंडीशन में आ चुकी है, कि इट इज़ लिमिटेड ओनली टू दिल्ली एंड आगरा। ओके, एंड नाउ वी फाइंड बाई 1765, 1750 की बात हो रही है। 1750 के बाद से जो ब्रिटिश थे वो उनका वो दे स्टार्टेड टू बिकम पावरफुल, दे स्टार्टेड टू ग्रैब टेरिटरीज, है ना। बंगाल और कोरोमंडल कोस्ट पे उनका कंट्रोल हो जाता है, और जो मुगल्स हैं उनके पावर कम हो जाती है। तो ये पूरा चैप्टर जो है, द होल चैप्टर डील्स विद दिस ओनली, है ना। हम किस तरह से एक न्यू पॉलिटिकल ग्रुप जो है सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज करता है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, that is 1707. It is a very important year because this year Aurangzeb was died. So after the death of Aurangzeb we find that the decline of Mughal started, है ना। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मुगल्स के उसको मुगल्स जो है उनके खात्मे की तरफ बढ़ चुका होता है बाय दिस बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो नाउ वी सी दैट मुगल एम्पायर वाज वेरी पावरफुल, है ना। 17 सेंचुरी के एंड होते होते तक में वो अपने एकदम जिसको हम कहें कि कल्मिनेशन पे था। और बट 18 सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो उस समय ही ये इसके पावर जो डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की, और उसके बाद से ये चीज़ें जो है स्टार्ट होती है। तो देर वर सम पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज द लॉन्ग वॉर with Marathas, the Mughals were involved when Aurangzeb was the
एम्परर, है ना। जब औरंगजेब एम्परर था, मुगल एम्परर, तो मराठास के साथ बहुत ही लंबी लड़ाई चली थी मुगलों की, एंड दे वर नॉट एबल टू डिफीट द मराठास। एक तो बैटल हुआ, लंबा बैटल हुआ। जब कभी भी एनी कंट्री, इफ एनी कंट्री गेट्स इन्वॉल्व इन वॉर, it causes huge financial loss. सो ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, वॉर में इन्वॉल्व थे, एंड दे वर नॉट एबल टू डिफीट द मराठास। तो अगर इफ they could win the marathas, if they could expanded their territories, then जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था उसको कंपनसेट किया जा सकता था। बट यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ लॉस हुआ, उसका कॉम्पनसेट वो नहीं किया जा सका क्योंकि मराठास को हरा नहीं पाए, है ना। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। एंड देन वी सी दैट उनके जो सक्सेसर थे वो उनमें एफिशिएंसी की भी कमी थी, लैक ऑफ एफिशिएंसी, दे वर नॉट एफिशिएंट, they could not manage, they could not handle the administration. And what happened that जो मनसबदार्स थे, नोबल्स थे, वो सब पावरफुल होने लग गए। जब सेंट्रल पावर कम होने लगता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी जिसके पास है, अगर वो वीक पड़ने लगता है, तो फिर जो छोटे छोटे पावर्स होते हैं वो मजबूत होने लग जाते हैं। तो द सेम थिंग वाज हैपनिंग। जैसे जो गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे, जो मनसबदार थे, वो दे स्टार्टेड टू बिकम पावरफुल, है ना। दे स्टार्टेड टू गेट पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, एंड इस तरह से उनके पावर्स बढ़ते गए। जो जो मुगल्स की तरफ से अपॉइंटेड गवर्नर्स एंड जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स थे, वो पावरफुल बनते गए और मुगल एम्परर कमजोर होता गया, है ना। सो दिस इज द रीजन वाई वी सी दैट, हाँ, और गवर्नर अगर पावरफुल हो रहे हैं तो वो सबसे, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, द गवर्नर्स दे स्टार्टेड टू consolidate their power, and they started to stop that रेवेन्यू, जो रेवेन्यू उनको मिल रहा था अपने लैंड से, उस रेवेन्यू को उनको मुगल एम्परर को देना था। बट बिकॉज द मुगल एम्परर वॉज नाउ बिकमिंग लेस पावरफुल, सो दे स्टार्टेड टू स्टॉप दैट फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द मुगल एम्परर। तो इससे क्या हुआ, वो और भी कमजोर होता गया मुगल एम्परर। ओके। एंड इसी समय कुछ और भी चीज़ें हुई, सम अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक पेजेंट्स और जमींदार जो थे, दे स्टार्टेड रिबेलियन in many parts of northern and western India, and it also caused a problem. And the reason behind this rebellions was the mounting taxes. बहुत ज़्यादा टैक्स उन पे लगाया जाता था, और इस टैक्स की वजह से ही उन्होंने कई सारे रेबेलियंस किए। और कभी कभी ये भी होता था कि अ, जो चीफ्टेंस होते थे वो चाहते थे कि अपने पावर को इंक्रीज करना, उसके लिए भी वो रेबेलियंस करते थे, ठीक है। एंड पास्ट में भी ऐसे रेबेलियंस होते थे, इट्स नॉट दैट इट वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस काइंड ऑफ रेबेलियन वाज हैपनिंग अर्लियर ऑल्सो, है ना। पहले भी होते थे, लेकिन अब जो हो रहा था उसको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुगल जो एम्परर था वो वीक हो गया था, है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वर देयर इन द मुगल एम्पायर। एंड जो छोटे छोटे पावर्स थे वो अब पावरफुल हो रहे थे, ज़्यादा अपने पावर को गेन कर रहे थे, और मुगल एम्परर जो था वो उसके पावर कम हो रहे थे। तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ पावर, पावर शिफ्ट हो रहा था। एक सेंटर पे जो पावर कंसंट्रेटेड था इन द मुगल एम्परर, नाउ दैट पावर वाज शिफ्टिंग टू, फ्रॉम मुगल एम्परर टू डिफरेंट सूबेदार्स, जमींदार्स, चीफ्टेंस। इस तरह से इन सब के बीच में पावर जो है वो बढ़ता, शिफ्ट होता जा रहा था, ठीक है। सो नाउ वी सी कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग। हार्वेस्ट वाज रिच, है ना, बट कॉफर्स वर एम्प्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हार्वेस्ट अच्छा हो रहा था, पेजेंट्स बढ़िया क्रॉप अच्छा कर रहे थे, लेकिन राजा, मुगल एम्परर का जो खजाना था वो खाली था।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब क्रॉप अच्छी हो रही है तो क्या होगा, टैक्स देंगे। जितना क्रॉप का सपोज करो, जो टैक्सेस उस समय लगते थे, व्हाट वाज द वे, यू हैव टू गिव 1/10 ऑफ योर क्रॉप, whatever is produced from a particular piece of land, you have to give 1/10 of that crop to the emperor. But this tax was not given to the emperor directly. बीच में कौन होते थे, जमींदार होते थे, सूबेदार होते थे, तब वो जाता था राजा के पास, एम्परर के पास। तो यही हो रहा था। पेजेंट्स वर डूइंग अ गुड हार्वेस्ट, है ना, एंड दे वर ऑल्सो पेइंग द टैक्स, but that tax was going only to the jamindars or to the governors. That tax was not reaching the Mughal emperor. तो इस कारण से जो एम्पायर था, जो एम्पायर था, वो वीक होता गया। वीक वीक होने के लिए, जैसे अगर हम अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या चाहिए, मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू बी पावरफुल, है ना। इसलिए अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो हमारे पावर कम हो जाएंगे। तो द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द मुगल्स। ठीक है। और इसी समय एक और प्रॉब्लम आई। वो क्या आया, नादिर शाह का अटैक। ठीक है, नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली। नादिर शाह वाज द रूलर ऑफ ईरान, है ना। ही अटैक्ड दिल्ली इन 1739 and took away immense amounts of wealth. बहुत सारे जो पैसे थे वो यहाँ से वो लूट कर ले गए। ठीक है। So this was also a very bad impact on Mughal emperor, on Mughal empire. And it was not the end. After Nadir Shah, Afghan ruler Ahmad Shah Abdali invaded India, and that was not only once. He invaded 5 times. Between 1748 to 1768, he invaded North India 5 times. So this was the condition, this was the situation. So obviously, अगर इतने सारे attacks होंगे, and what was the purpose of these attacks? The purpose was only to प्लंटर। वो सिर्फ लूटपाट के लिए ये अटैक्स होते थे। वो रूल नहीं करना था उनको, कुछ भी नहीं करना था उनको। इंडिया बहुत ही उस समय रिच कंट्री थी, तो इंडिया से जितना कुछ भी वो लूट के ले जा सकते थे ले जाते थे, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम है। व्हाट वाज दैट, that there was a huge competition among different groups of nobles. Nobles के different groups थे, दो ग्रुप थे mainly, ईरानी एंड तुरानी। ठीक है। एक ग्रुप जो था उसको हम ईरानी कहते हैं, और जो कि ईरान को बिलोंग करते थे। एंड द सेकंड ग्रुप वाज नोन एज तुरानी, जो कि टर्की को बिलोंग करते थे। तो ये जो दो ग्रुप्स था नोबल्स का, दे वर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप विथ ईच अदर। दे वर हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, है ना। एंड ये भी हो रहा था कि उनकी आपस की जो लड़ाई थी उसमें दे वर यूजिंग द मुगल एम्परर। they made the Mughal emperor puppets in their hand. अपने हाथों की वो कठपुतली बना लिए थे। या तो किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में होता था मुगल एम्परर, या तो ईरानी के कंट्रोल में, या तुरानी के कंट्रोल में। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि टू मुगल एम्परर्स, फारूक सियार एंड आलमगीर टू, दे वर assassinated बाय दीज नोबल्स ओनली। जो ईरानी और तुरानी नोबल्स थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट में ही इनका असैसिनेशन हुआ। असैसिनेशन मतलब क्या हुआ, मर्डर। जब किसी बहुत बड़े इंसान का, कुछ बहुत बड़े जो पोस्ट होल्डर है, कोई बहुत बड़े अथॉरिटी वाले, पावर वाले इंसान, किसी इस तरह के लोग का जब मर्डर होता है तो उसको हम मर्डर नहीं कहते, उसको हम असैसिनेशन कहते हैं। सो दीज दीज emperors were assassinated. Okay, and then two other emperors were there, like Ahmad Shah and Shah Alam II. They were blinded by their nobles. by उनके nobles ने उनको अंधा कर दिया था, ब्लाइंड बना दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो बता रही हैं कि नोबल्स कितने पावरफुल हो चुके थे। जब एक का पावर बढ़ता है तो दूसरे का पावर घटता है। नोबल्स पावरफुल हो रहे हैं, इसका मतलब जो जो एम्पर
सो जब एक की पावर घटती है तो दूसरे की पावर बढ़ती है ना। जब मुगल एम्परर की पावर कम हो रही है तो नोबल्स की पावर बढ़ रही है। तो नाउ वी सी दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन द एम्पायर। We find that the authority of the Mughal emperor was declining, and the governors, subedars, and jamindars, they were becoming powerful. And in this context, we can actually we can divide the whole Mughal empire into three groups of different states। तीन तरह के उस समय ग्रुप्स में हम पूरे जो भी उस समय के स्टेट्स थे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो रीजनल स्टेट्स थे उनको तीन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक द फर्स्ट इज those states which were old Mughal provinces, old Mughal provinces which were very much powerful, but still they were having formal ties with the Mughal emperor because they were so much powerful. If they wanted, they could have ended their formal ties with the Mughal emperor and they could have become independent. But they did not do that. उन्होंने ऐसा नहीं किया। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद उन्होंने मुगल्स के साथ अपने फॉर्मल टाइज को बनाए रखा। ठीक है, और ऐसे जो ओल्ड प्रोविंसेस है वो कौन कौन से थे? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। दीज आर द थ्री ओल्ड मुगल provinces who were very much powerful and independent, but still they were having formal ties with the Mughals. And now the second one is that group which enjoyed considerable independence under the Mughals। Mughals के या वो भी they were also under the Mughals but they were very much independent। They are known as वतन जागीर्स। और ये जो वतन जागीर है इसमें हम किनको इंक्लूड करेंगे? जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थे अंडर द मुगल एम्पायर उनको हम वतन जागीर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट ग्रुप है वो लास्ट ग्रुप कौन सा था? उन 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 रीजनल पावर्स का ग्रुप जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मुगल्स के साथ, और इस लंबी लड़ाई को लड़ने के बाद उन्होंने अपनी आज़ादी को मुगलों से सीज किया, छीना। मुगल ने उन्हें आज़ादी दी नहीं थी बल्कि लड़के उन्होंने मुगल से अपनी आज़ादी छीनी थी। इसमें कौन कौन आते हैं? मराठास, सिख्स एंड जाट्स। ये तीन हैं जिनकी लंबी लड़ाई चली मुगलों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसके बारे में देखेंगे, द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ओके, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस जो है उसमें तीन की बार हमने बात की है, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। एंड ये तीनों जो स्टेट्स हैं, these all were founded by members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces। जो इन प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे उन्होंने ही इन स्टेट्स को फाउंड किया। ठीक है, लाइक अवध के सादात खान, बंगाल के मुर्शीद कुली खान, हैदराबाद के आसफ जहाँ। और ये तीनों जो थे ये मनसबदार थे। दे ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन और बहुत ज़्यादा जो एम्परर थे इन पे ट्रस्ट करते थे और कॉन्फिडेंस उनको बहुत ज़्यादा था। एंड आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खान जो थे उनका जो जाट रैंक था वो ज़्यादा था, सादात खान का नीचे था। ही हैज़ द जाट रैंक ऑफ 6,000। सादात खान का 6,000 और आसफ जहाँ और मुर्शीद खान का 7,000 था। ओके, सो नाउ वी विल सी अबाउट हैदराबाद। The founder of Hyderabad was Nizamul Mulk Asaf Jah। He was one of the most powerful member at the court of Mughal Emperor Farooq Siyar। फारूक सियार ने ही उनको गवर्नर बनाया था पहले अवध का। ठीक है, मुगल एम्परर फारूक सियार ही अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अवध एंड बाद में उनको डेक्कन का चार्ज दे दिया, साउथ का। ठीक है, पहले अवध का बनाया था एंड देन ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ डेक्कन।
डेक्कन मतलब जो नीचे हमारा पेनिनसुला है ना साउथ का, उसी को डेक्कन कहते हैं। ठीक है। तो मुगल गवर्नर बन गए आसफ जहाँ। अब आसफ जहाँ वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन. He had his control over the political and financial administration of Deccan. डेक्कन की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में थी। और कोर्ट में जो नोबल्स थे उनके बीच में तो काफ़ी कुछ चलता रहता था, जो मुगल एम्परर के कोर्ट में। तो एम्परर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे कि किन जगहों पे क्या हो रहा है। और आज के समय की तरह देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। आज के समय की तरह कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, पावर को अपने हाथों में कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। और धीरे 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 ही बिकेम द एक्चुअल रूलर। अभी तो वो अपॉइंटेड था, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द मुगल रूलर, तो ही वॉज नॉट सपोज टू बी द एक्चुअल रूलर। बट he took advantage of the situation, he consolidated his power, and he became the actual ruler of that region. He usurped the power. दूसरे के पावर को यूसर्प कर लिया, छीन लिया। ठीक है। सो हाउ इट हैपेंड, कैसे उन्होंने ये किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नॉर्थ इंडिया से यहाँ बुलाया, डेक्कन में, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया। देन व्हाट ही डिड, ही अपॉइंटेड मनसबदार्स। अपने हैदराबाद में उन्होंने मनसबदार्स को अपॉइंट किया। ओके। एंड उनको जागीर दी। मनसबदार अपॉइंट करने के बाद ऑब्वियसली उनको लैंड का कुछ देंगे तभी तो वो काम करेंगे, तो उनको जागीर्स दिया। और उसके बाद क्या किया कि बिना किसी डायरेक्शन के, मुगल एम्परर के डायरेक्शन के बिना वो अपने से सारे डिसीजंस लेने लगे। ही वॉज सपोज टू टेक डिसीजन विद द कंसेंट ऑफ द एम्परर, बट ही डिड नॉट कॉन्टैक्टेड विद द एम्परर, और इंडिपेंडेंटली उन्होंने डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए, है ना। और जो मुगल एम्परर था, ही वॉज ओनली कंफर्मिंग द डिसीजंस विच वॉज ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम। तो इस तरह से उन्होंने अपने पावर को इंक्रीज किया। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।